प्यारे बच्चों, आज हम लोग ओम थानवी द्वारा रचित पाठ अतीत में दबे पाँव पढ़ने जा रहे हैं। अतीत में दबे पाँव, यदि इसके नामकरण पर थोड़ा विचार कर लें तो ये पाठ हमको समझने में बड़ी सुविधा होगी। अतीत माने जो बीत चुका है, और बीत चुकी हुई बातों में हमारे पाँव दबे हैं। यानी इतिहास की कोई ऐसी बात जो अभी दबी पड़ी हुई थी, उस पर पढ़ना, उसको समझना अतीत में दबे पाँव शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करता है। तो इस पाठ को जब हम पढ़ते हैं तो ये शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक इसलिए सिद्ध होता है कि जब हमारा देश अखंड था, यानी आज़ादी के पूर्व जब भारत और पाकिस्तान के सरहदों का निर्माण नहीं हुआ था, भारत एक अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, तब हमारे देश के पुरातत्व विभाग के और विदेशों के भी पुरातत्व विभाग के बड़े बड़े विद्वान आए और सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाटी जिसको कहा जाता है, सिंधु नदी के किनारे जो दो महान सभ्यताएं जो दबी पड़ी थी, उसको उन्होंने खोद कर बाहर निकालने का प्रयास किया। और जब बाहर निकालने का प्रयास किया, तब हमें दो महान नगरों, जिसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, अब चूँकि वो पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आता है बंटवारे के कारण, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नगर। और ये दोनों शहरों का निर्माण लगभग 5000 साल पहले का हुआ होगा, ऐसे पुरातत्व विभागों का, विद्वानों का मानना है। इसकी जो खुदाई हुई उस सिंधु नदी के किनारे जो दो महान नगर थे, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से बहुत चिर परिचित हुए, इनकी खुदाई हुई और उस खुदाई से दोनों शहर निकले। और इन दोनों शहरों की रचावट, बसाहट, निस्तारी की पूरी जब खोजबीन हुई, उसका मूल्यांकन जब किए, जानने की कोशिश किए, तो एक महान सभ्यता का प्रादुर्भाव हमारे इतिहास का उभर कर सामने आया। यही हम इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो ये खुदाई से निकले हुए इस महान नगर को मुर्दों का टीला क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि इस शहर की जो रचना हुई, बसावट जो हुई, वो सिंधु नदी के किनारे हुई। और सिंधु नदी के किनारे में टीलों के ऊपर, यानी ईंटों का एक टीला बनाया गया और उन टीलों के ऊपर उस शहर को बसाया गया। इसलिए बसाया गया क्योंकि नदी, जो सिंधु नदी है, उसका जल, यदि बाढ़ आया तो उसका जल का प्रभाव, विध्वंसकारी प्रभाव शहर पर न पड़े, इसलिए इसको योजनाबद्ध ढंग से इसको ऊपर उठाया गया और नदी के स्तर से ऊपर उठाकर उस शहर को बसाने की योजना बनाई गई और वो शहर बसाया गया। परंतु जब प्राकृतिक विपदा आई तो वो टीलों में बसा हुआ पूरा शहर मुर्दा में तब्दील हो गया, जन धन की बहुत हानि हो गई, इसलिए उसे मोहनजोदड़ो नाम दिया गया। कहा जाता है कि 2600 हेक्टेयर में बसा हुआ ये शहर प्राचीन सभ्यता का सबसे प्रायोजित शहर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, प्रायोजित से तात्पर्य ये कि योजनाबद्ध ढंग से उसका निर्माण किया गया कि शहर को बसाया जाएगा तो किस किस बातों को ध्यान में रखा जाएगा और कौन कौन सी असुविधाएं होंगी और उन असुविधाओं का कैसे समाधान किया जाएगा, इसके बारे में बिल्कुल योजनाबद्ध ढंग से उस समय के जो विद्वान थे, जो वास्तुकला के ज्ञाता थे, उन्होंने उनका नक्शा तैयार किया होगा। जैसे हम एक शहर, अब आज के समय में जब एक शहर का निर्माण होता है, और जब शहर का निर्माण होता है तो कितने क्षेत्र में वो शहर बसेगा, वहाँ की जो इमारतें होंगी या जो रहने का जो मकान होगा, जो बंगले होंगे या बिल्डिंग होगी, वो कितने आकार में बनेगी, कितने उसमें शयन कक्ष होंगे,
रसोई कक्ष कैसा होगा, स्नानागार कैसा बनेगा, लोगों को बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, खिड़कियां कैसे होगी, रोशनदान जो ऊपर से आता है वो कैसा होगा, इस सारी जैसी योजनाएं की जाती है। या सड़क होगा जो आवागमन के लिए, वो सड़कों की चौड़ी कितनी होगी, चौड़ी उनकी चौड़ियाँ, या पानी निकासी की व्यवस्था कैसे होगी, या इसके जो योजना बनाई जाती है, वैसी योजना उस समय 5000 वर्ष पूर्व कर लिया गया था। अब खुदाई में जब देखे तब समझ में आया कि कितनी भव्य कल्पना थी उस समय इस नगर को बसाने की। तो मोहनजोदड़ो में जो मिला, जो इमारतें मिली, उन इमारतों को देखकर, वहाँ की खिड़कियों को देखकर, सीढ़ियों को देखकर, वहाँ के स्नानागार को देखकर, वहाँ के जो धातु से मिली हुई मूर्तियों को देखकर, मिट्टी के खिलौनों को देखकर कल्पना की जा सकती है कि बड़ी संभ्रांत सभ्यता उस समय थी जो दबी पड़ गई है। इमारतों का जो निर्माण हुआ है या भवनों का जो निर्माण हुआ है, भवन लोगों की स्थितियों को देख देख कर बना गया है कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए एक अलग प्रकार के भवन का निर्माण किया गया है। उनका रहने का, उनका शयन कक्ष, उनका रसोईया, उनका आकार प्रकार दूसरा है। तो सामान्य कामगार लोगों के लिए दूसरे जगह पर एक क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पर उनके रहने का, उनके निकासी की पूरी व्यवस्था की रचना की गई है। सड़कें लगभग चौड़ी चौड़ी सड़कें, 33 फीट सड़कों का उल्लेख इस पाठ में हुआ है। 33 फीट सड़कें होती थी और उसके किनारे पूरे मकान होते थे, परंतु किसी मकान का दरवाज़ा सड़क की ओर नहीं खुलता था। मुख्य सड़क से आकर फिर अलग सेक्टरों का निर्माण हुआ था, गलियों का निर्माण हुआ था, और उन गलियों में जो सड़कें होती थी उसी के माध्यम से घर में प्रवेश किया जाता था। यानी मुख्य सड़क में किसी का भी दरवाज़ा नहीं खुलता था। जहाँ तक पानी निकासी की बात थी, तो घर का पानी पहले सामने की जो सड़क होती थी, जो सेक्टरों की सड़क कहलाई, गलियाँ कहलाई, उसकी नाली में आती थी। वहाँ से निकल कर फिर मुख्य सड़क में जो मुख्य नाली बनी हुई है, जो ढकी हुई यानी ईंटे से बने हुए, कंक्रीट से बने हुए ढक्कन से ढकी हुई थी, उसमें डाली जाती थी। यानी पानी निकासी की व्यवस्था भी बड़ी सुंदर होती थी। तो मकान भी एकदम मजबूत, हवादार, रोशनदार, सीढ़ियानुमा। तो ये लोगों के रहन सहन या उसकी धनाढ्यता को ध्यान में रख कर किया गया था। जहाँ पर जो संपन्न वर्ग के लोगों की जो ऊपर में जो जाने की जो सीढ़ियाँ होती थी या जो पायदान होते थे, चौड़ी और मोटी होती थी। वहीं पर कामगारों का जो रहने का जो मकान होता था, उसकी सीढ़ियाँ पतली होती थी, पायदान पतले होते थे, घर भी छोटे छोटे होते थे। और घर को छोटे छोटे देख कर ऐसा अनुमान लगाया अभी पुरातत्व विभाग के विद्वानों ने कि बहुत घनी बस्ती रही होगी, घनी आबादी रही होगी, इसलिए लोगों को अधिक से अधिक के लोगों को स्थापित किया जा सके, बसाया जा सके, इसलिए छोटे कमरों का निर्माण किया गया था, ऐसा विद्वानों का कहना है। स्नानागार भी थे, और स्नानागार 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा कुंड का निर्माण किया गया था, जिसे महाकुंड भी कहा जाता है। अब उस कुंड में वहाँ पे वो 2 दिशाओं में उसके सीढ़ियाँ बनी हुई थी उतरने के लिए, उत्तर और दक्षिण में, विपरीत दिशाओं में। और वो सीढ़ियों से उतरते थे, और कुंड के पास 8 स्नानागार बने हुए थे। और उस स्नानागार का, प्रत्येक स्नानागार का दरवाज़ा दूसरे स्नानागार से भी दिखाई नहीं पड़ता था। यानी कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो स्नान करके जो व्यक्ति आ रहा है, उसके प्रवेश करने की और उसके निकलने का ध्यान में रखकर, उनके मर्यादाओं को ध्यान में रखकर दरवाज़ाओं का निर्माण इस प्रकार कराया गया था कि कोई किसी को दिखाई नहीं पड़ता था निकलते हुए और जाते हुए। कुंड का पानी, गंदा पानी कैसे निकले, इसके लिए भी निकासी की बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई थी। ठीक उसी प्रकार कुंड में शुद्ध जल और कैसे लाया जाए, तो उस महाकुंड के बाहर किनारे पर बड़े बड़े कुएं बने हुए थे, गहरे कुएं बने थे, और कुएं 2 दीवारों से बांधी गई थी। जैसे चबूतरा होता है, वैसे 2 चबूतरों से ऐसा उसको बांधा गया था। वहाँ से पानी
महाकुंड में प्रवेश कराया जाता था और वो शुद्ध जल आता था और उस शुद्ध जल में सब लोग स्नान करते थे और फिर उसका गंदा पानी के निकालने के लिए दूसरी व्यवस्था थी। इस प्रकार स्नानागार को भी बड़ा सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। अब कल्पना कीजिए 8 स्नानागार हैं। 8 स्नानागार में किसी का दरवाज़ा किसी से कोई मेल नहीं, किसी को कोई दिखाई नहीं पड़ता। जल है एकदम शुद्ध जल से स्नान करते थे। यदि जल अशुद्ध हो गया है, गंदा हो गया, तो उसको निकालने की अलग व्यवस्था हो गई है, बनाई गई है। गंदा पानी अलग नालियों से निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार अब उसमें शुद्ध जल भरना है तो बाहर कुएँ, गहरे कुएँ, उसका पानी को उसको प्रवेश कराया जाता था कुंड में और इस प्रकार जल की व्यवस्था होती थी। साधु संतों का रहने का स्थान भी वहीं पे किनारे पर रखा गया था। तो हम देखते हैं इमारतें सुव्यवस्थित जो गढ़ कहलाती है और उन इमारतों का जो रहने का और खाना बनाने का स्थान बड़ा सुनियोजित ढंग से और प्रयोजित ढंग से। रसोईया स्नान घर घर में भी जो होते थे बड़े सुंदर ढंग से होते थे। खिड़कियां भी बिल्कुल हवादार होती थी, प्रकाश युक्त होती थी। सड़कें भी चौड़ी बनी हुई थी और मुख्य सड़क में किसी का दरवाज़ा नहीं खुलता था। यानी बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई थी। कोठार भी थे। कोठार यानी अनाज का भंडार। अनाज का भंडार जो बनाया गया था वहाँ तक गाड़ियों में यदि उसको देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गाड़ियों में लाकर सीधा अनाज को कोठार तक पहुँचाया जाता था, जहाँ भंडार गृह कह सकते हैं हम इसको, वहाँ पर अनाज को रख दिया जाता था। तो बड़े बड़े कोठार गृह बने हुए थे और उसमें अनाज रखा जाता था। बौद्ध स्तूप मोहनजोदड़ो के सामने में एक विशाल ईंट के टीले पर लगभग 25 फुट ऊंचे टीले पर एक बौद्ध स्तूप अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई पाई गई थी, अब खराब हो गई है। उसको विद्वानों ने कहा ऐसा मानना है उनका कि 2600 साल 2600 साल पुराना वो बौद्ध स्तूप है। सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा का जो निर्माण हुआ है वो तो 5000 साल पहले का ऐसा मानते हैं विद्वान लोग। परंतु वो जो बौद्ध स्तूप है जिसको 2600 साल पुराना बनाया गया है और वही सबसे मजबूत स्थिति में खुदाई में जो पाया गया उसमें सबसे सबूत रूप में और मजबूत रूप में वो बौद्ध स्तूप ही मिला। वो बौद्ध स्तूप 2600 साल पुराना और उस बौद्ध स्तूप 25 फुट ऊपर टीले के ऊपर बना हुआ है और उस बौद्ध स्तूप के समीप गुफानुमा बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान भी बना हुआ है और उसी बौद्ध स्तूप के सामने संभ्रांत लोगों के रहने का या जो प्रशासनिक कार्य देखने वाले लोग का, जो व्यवस्था को देखने वाले लोग हैं शहर के, उनका मकान बनाया गया है। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि राज सत्ता यानी प्रशासनिक अधिकारी और धर्म सत्ता ये दोनों वहाँ पे उपस्थित होते थे और वहाँ पे धर्म की भी चर्चा होती थी और राज्य काज का संचालन भी कैसे हो, प्रशासकीय कार्य कैसे सुचारू रूप से संचालित हो कि इस पूरे शहर में संस्कृति का ह्रास मत हो, उसका महत्व बरकरार रहे, लोग शांतिपूर्वक भाईचारा से एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और धर्म संगत व्यक्तियों के बीच में, संतों के बीच में चर्चा एक चारद्वारी के भीतर होती रही होगी और उसी के आधार पर राज्य का संचालन या उस सभ्यता का संचालन होता रहा होगा। तो वो जो बौद्ध स्तूप है, वो बौद्ध स्तूप और वहाँ रहने वाले भिक्षु वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार करने में, नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे होंगे, ऐसा पुरातत्व विद्वानों का मानना है। हम वहाँ के व्यापार और खेती को देखें तो वहाँ पर खेती की दृष्टि से गेहूँ, रबी फसल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, कपास, सरसों, इसकी खेती की जाती थी। और इस खेती कहाँ पे होती थी? सिंधु नदी के किनारे खेती की जाती थी ताकि उसके लिए उचित पानी की व्यवस्था सिंचाई के लिए उस नदी से हो सके। साथ ही साथ खेती के साथ साथ वो पशुपालन का भी काम करते थे, तो पशुओं के लिए चारा भी सिंधु नदी के किनारे मिल जाता था और पशुओं के लिए पिलाने के लिए पानी भी सिंधु नदी से मिल जाती थी। इसलिए पशुपालन और
पशुपालन बहुत बढ़ चढ़ के करते थे वो लोग, साथ ही खेती करते थे, परंतु खेती के लिए एक दायरा निश्चित था कि बस नदी के किनारे, और वो भी मुख्य रूप से रबी फसल ही लेते थे। व्यापार की दृष्टि से वहाँ के व्यापारी सूती के कपड़े बुनने का काम, और उस एक कारखाना भी वहाँ पे मिला कपड़ों को रंगाई करने का। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर सूती के कपड़े, कपास की खेती होती थी, सूती के कपड़े बुने जाते थे और उसको रंगे जाते थे, और उसको बनाने के बाद उसका निर्यात व्यापारी लोग करते थे। इस प्रकार ये व्यापार की प्रक्रिया होती थी। हम लोगों ने अभी तक देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई करने के बाद 2 महान नगरों का बाहरी पदार्पण हुआ, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की विरासत को और उसके गौरवपूर्ण झलक हमको देखने के लिए मिलती है, जो मोहनजोदड़ो के रूप में जाना जाता है और दूसरा हड़प्पा के रूप में जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की जो नगर बसे हुए थे, किस प्रकार बसे हुए थे, उसका उल्लेख अभी हुआ। उसके बाद हमने वहाँ की इमारतों का, वहाँ की स्नानागार का, वहाँ की सीढ़ियों का, वहाँ के कोठार का, अन्न रखने के भंडार का, वहाँ के बौद्ध स्तूप का भी देखें। मूर्ति कला की दृष्टि से वहाँ कांसे और तांबे के छोटी छोटी मूर्तियाँ, बड़ी मूर्तियाँ नहीं, छोटी छोटी मूर्तियाँ हमको दिखाई पड़ती है। मिट्टी में चाक से बने हुए चित्र भी दिखाई पड़ते हैं, छोटे छोटे वाद्य यंत्र भी दिखाई पड़ते हैं। हथियार की दृष्टि से बड़े हथियार नहीं दिखाई पड़ते, छोटे छोटे हथियार दिखाई पड़ते हैं। उससे देखकर ऐसा लगता है कि वहाँ पर सैनिक व्यवस्था नहीं थी, और सैनिक व्यवस्था नहीं होने के पीछे कारण भी ये माना जाता है, विद्वानों का मानना है कि वहाँ पर व्यवस्था, राज जो था वो शस्त्र पर आधारित नहीं था, धर्म पर आधारित था, और नैतिक मूल्यों के आधार पर वहाँ पर शासन किया जाता था। इसलिए सैनिक व्यवस्था का कोई चिन्हों या कोई साज सामान दिखाई नहीं पड़ता। मूर्तियाँ भी दिखाई पड़ती तो छोटी छोटी, हथियार भी दिखाई पड़ते हैं तो छोटे छोटे। तो छोटे छोटे हथियारों को आधार बनाकर वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। तो सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? तो सुरक्षा व्यवस्था की या सिपाहियों की या सैनिकों की व्यवस्था इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ का राज सत्ता धर्म सत्ता पर आधारित था। यानी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द, इस आधार पर वहाँ का राजकाज का संचालन होता था। इसलिए सैनिक की व्यवस्था करनी ही नहीं पड़ी। इतनी ऊंची सोच उस समय की इस सभ्यता में थी। ये प्रेरणास्पद है कि कब हथियार की ज़रूरत नहीं पड़ती, कब धर्म को ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए, ये सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से हम लोग को समझने के लिए मिलता है। जो खिलौने मिले वो मिट्टी के बने हुए खिलौने थे, और मिट्टी की गाड़ी मिलती थी, मिट्टी के खिलौने मिलते थे। उसको देख कर ये लगता था कि खेल के समान जो घरेलू खेल कूद के जो बच्चों का जो स्थिति होती थी, छोटे छोटे मिट्टी की गुड़ियाँ, छोटे छोटे चक्के, वैसी सामान्य जो घरेलू दृष्टि से मिल जाता है वही खिलौने बच्चों को मिल पाते थे। इस प्रकार हम जब अभी तक जो पढ़े उसमें मुख्य बातें तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस राजस्थान का जो प्रभाव अब हमारे अभी राजस्थान में जो दिखाई पड़ता है वो प्रभाव भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति का एक अनुकरण या एक नकल मान सकते हैं हम लोग। वहाँ के भी भवनों का जो निर्माण हुआ है राजस्थान में जो मिलते हैं, या सड़कें जो मिलती हैं, या वहाँ पे जो चबूतरा जो मिलता है जहाँ पे लोग बैठते हैं, उसको ऐसा माना जाता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से लिया गया है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है वही प्रवृत्ति हमको राजस्थान में दिखाई पड़ती है। राजस्थान में जैसे तांबे का ज़्यादा प्रभाव है, तो तांबे का भी वहाँ पे औजार मिलता था। बर्तन, मिट्टी के बर्तन मुख्य रूप से मिलते थे। मिट्टी के बर्तन का उपयोग मुख्य रूप से करते थे, उसको पका के। ईंटों को पका पका कर गर्म कर पकाया जाता था, उससे इमारतों का निर्माण होता था। तो घर बोलो, सड़क बोलो, जल निकासी को इसको तो सिंधु घाटी की सभ्यता को और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को कहा जाए या हड़प्पा को कहा जाए,
जल संस्कृति भी कहा गया है। यानी यहाँ पे कुंड जो बने थे या जो महाकुंड थे, जो तालाब थे और जो पानी निकासी की जो व्यवस्था थी, इतनी सुंदर थी, इतनी ऊंची थी कि कहते हैं कि ये जल संस्कृति को जन्म देने वाली संस्कृति है। इसी का अनुकरण करके विश्व के लोग, उसका नकल करके विश्व के लोग अपने जल की व्यवस्था को, सुचारू व्यवस्था को संपादित किए हैं। इसलिए इसको जल संस्कृति भी कहते हैं, मोहनजोदड़ो की संस्कृति को। तो आज हम जो अभी पढ़ें, ये इस पाठ का आधा भाग है, जिसमें मुख्य भाग को हम पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद कौन कौन विद्वान इसमें प्रमुख रूप से इस पुरातत्व विभाग में जुड़े थे और उन्होंने क्या क्या अपनी विशेषताओं को चित्रित किया है, अब बताया है, जो इतिहास की किताबों में अब पढ़ने के लिए मिलती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इस पाठ का अतीत में दबे पाँव का आधा भाग है। शेष भाग हम अगली क्लास में लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही।